देखिए बच्चों, तो इसके बाद में अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके नीचे उस संख्यावाचक शब्द लिखिए। देखिए पहला चित्र बना हुआ है, इसका चित्र है ये घड़े का, और जब हम इनको गिन के देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 18, और 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अष्टादश। तो इसमें लिखेंगे अष्टादश। ठीक है। अगला चित्र बना हुआ है, इसमें ये चक्र बने हुए हैं कुछ, तो इनको गिन के देखेंगे। ठीक है। और इनकी संख्या होती है 15, और 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदश। क्या बोलते हैं? पंचदश। अगला देखेंगे, अगला चित्र बना हुआ है, इसमें क्या बनी हुई है? ये कैंचियाँ बनी हुई है। ठीक है। तो इनको गिन के हम देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24। और 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। आगे देखेंगे, अगला चित्र बना हुआ है आम का, और इसमें देखेंगे इनकी संख्या होती, जब हम इनको गिन के देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 21। कितनी संख्या होती है? 21। और 21 को संस्कृत में कहते हैं एकविंशति। क्या बोलते हैं? एकविंशति। अगला है, अगला चित्र देखेंगे, इसमें बनी हुई है, क्या बनी हुई है? मोमबत्तियाँ। ठीक है। और जब हम इनको गिन के देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 36। कितनी संख्या होती है इनकी? 36। और 36 को संस्कृत में कहते हैं षट्त्रिंशत्। क्या बोलते हैं? षट्त्रिंशत्। षट का अर्थ होता है 6, और त्रिंशत् माने 30, और 6 और 30 दोनों को मिला के क्या हो गया? 36। आगे है, ये पत्ते कुछ बने हुए हैं, और इनको जब हम गिन के देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 33। ठीक है। और 33 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। क्या बोलते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। अब देखिए अगला प्रश्न है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनत। मंजूषा से अंकों के लिए शब्द चुनिए। ये देखिए आगे संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इनके लिए आपको संस्कृत में शब्द ढूंढ करके लिखना है कि इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? 28। क्या लिखा हुआ है? 28। और 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति। क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है 30। 30 को संस्कृत में कहते हैं त्रिंशत्। क्या बोलते हैं? त्रिंशत्। आगे देखेंगे, अगली संख्या लिखी हुई है 27, और 27 को संस्कृत में कहते हैं सप्तविंशति। क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। आगे देखेंगे, फिर अगला है अगली संख्या लिखी हुई है 31। ठीक है। और 31 को संस्कृत में कहते हैं एकत्रिंशत्। क्या बोलते हैं? एकत्रिंशत्। आगे देखेंगे, अगली संख्या लिखी हुई है 24, और 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। उसके बाद उसके नीचे लिखी हुई है संख्या 50। 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत्। क्या कहते हैं? पंचाशत्। आगे देखेंगे, अगली संख्या लिखी हुई है 40, और 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्। क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत्। अब देखिए आगे शब्द एक चित्र दिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देख करके मंजूषा से शब्द चुन करके उनका प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब देखिए इसमें 3 चित्र बने हुए हैं। ठीक है। पहला जो चित्र है उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि एक किसान अपने बैलों से और हल से क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। ठीक है। और दूसरा चित्र जो बना हुआ है, इसमें 2 किसान हैं जो कि क्या कर रहे हैं? खेत को खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो खोद रहे हैं। और देखिए अगला जो चित्र है उसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 व्यक्ति। तो 3 किसान हैं, वे क्या कर रहे हैं? अपने इस खेत में क्या कर रहे हैं? वे धान माने कि गेहूं को बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बो रहे हैं। ठीक है, फसल। अब देखिए इनके हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए पहला चित्र देखेंगे, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक किसान है। ठीक है। और एक किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषकः। क्या बोलते हैं? कृषकः। अब देखिए साथ में इसमें ये और शब्द भी दिए हुए हैं, सर्वनाम शब्द। अब देखिए इसके साथ में एषः। एषः का अर्थ होता है यह, और कृषकः माने किसान। तो हुआ एषः कृषकः, यह किसान।
अब देखिए क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ क्या होता है? खेत, खेत को, और कर्षति माने जोतता है। यह किसान खेत को जोतता है। अब इसका वाक्य क्या बना? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब देखिए दूसरा चित्र है, इसमें आपको अभी बताया मैंने क्या दिखाई दे रहा है कि दो किसान हैं और वे खेत को खोद रहे हैं। ठीक है, अब देखो दो को संस्कृत में क्या कहते हैं? एतौ। क्या बोलते हैं? एतौ। और किसानों को क्या बोलते हैं? दो किसानों को बोलते हैं कृषकौ। ठीक है, दो किसान, तो एतौ कृषकौ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? खोदने को क्या कहते हैं? खनन कार्य। खोदने को कहते हैं खनन कार्य। ठीक है, अब दो किसान हैं, मतलब अपना कर्ता द्विवचन का है, तो क्रिया लगाएंगे द्विवचन की, तो क्या आ जाएगा? कुरुतः। तो देखिए एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दो किसान खोदाई का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो तीसरा चित्र जो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि तीन किसान हैं और वे कुछ बो रहे हैं। ठीक है, क्या बो रहे हैं? अनाज। अब देखिए तीन, तीन जो होता है ये बहुवचन में आ जाता है, तो इसके लिए ये या यह सब। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा एते। ठीक है, और किसान जब बहुवचन में होता है तो उसको क्या कहते हैं? कृषकः। तो इसका क्या बनेगा? एते कृषकः। ठीक है, धान्यम, धान्यम करते हैं अनाज, और रोपयन्ति माने लगाते हैं। ठीक है, रोपते हैं। तो एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। अभी एते कृषकः ये बहुवचन का है, इसलिए इसमें क्रिया भी किसकी आएगी? बहुवचन की। तो क्या बना? एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितानां समयवाचकान् अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक शब्द, समयवाचक अंकों के शब्द लिखिए। इसमें देखिए पहला है, ये जो समय दिया हुआ है और हमें इस समय को किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। ठीक है, देखिए कि जैसे कि पहला है दे रखा है 10:30 लिखे हुए हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं, देखो साढ़े जब मतलब आता है तो उसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। ठीक है, और जो संख्या होती है फिर उसको लिख देते हैं, तो उसको कहेंगे सार्धदशवादनम। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? 7 बजे हुए हैं, उसको 7 को क्या लिखते हैं? सप्तवादनम। क्या लिखेंगे? 7 को सप्तवादनम। अब देखिए फिर है 2:30, और 2:30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? सार्धद्विवादनम। सार्धद्विवादनम। अब देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है 11 के 11 बजे हैं। 11 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? एकादश। ठीक है, तो एकादश वादनम। आगे नीचे लिखा हुआ है 4:30। 4:30 का अर्थ क्या होता है? 4:30, और 4:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सार्धचतुर्वादनम। क्या बोलेंगे? सार्धचतुर्वादनम। आगे देखेंगे अगले में क्या हो रहा है? 1:30। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? सार्ध-एकवादनम। और जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये जो ए है, ए के स्थान पर आई की मात्रा में ये बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सार्धेकवादनम। अब देखिए आगे है अगला प्रश्न, इसमें क्या लिखा हुआ है? 5 बज रहे हैं इसमें, और 5 को संस्कृत में लिखेंगे पंचवादनम। क्या लिखेंगे? पंचवादनम। आगे देखेंगे फिर है 3:30। अब देखो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 3:30, और 3:30 को संस्कृत में लिखेंगे सार्धत्रिवादनम। क्या लिखेंगे? सार्धत्रिवादनम। अब देखिए 9 है, 9 बजे को क्या लिखेंगे? 9 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नव। तो इसको हम लिखेंगे नववादनम। देखिए कोई भी संख्या जब पूर्ण होती है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कितने भी, तो उसको संस्कृत में लिख के आगे क्या लगा देते हैं? वादनम। ठीक है, तो जिस प्रकार से 9 बजे सो हम क्या लिख देंगे? नववादनम। ठीक है, 11 को क्या लिखा हमने? एकादशवादनम। ठीक है, 7 को क्या लिखा? सप्तवादनम। आगे देखिए आगे लिखा हुआ 12:30, तो 12:30 को संस्कृत में लिखेंगे सार्धद्वादशवादनम। क्या लिखेंगे? सार्धद्वादशवादनम। आगे देखिए
फिर है 8 बजे को हम संस्कृत लिखेंगे अष्टवादनम। क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट और बजे को लिखेंगे वादनम, तो क्या हो जाएगा? अष्टवादनम। आगे देखिए 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी अपने आप कॉपी में करेंगे अपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए पहला है इसमें डैश ऋतवः भवन्ति। डैश ऋतुएं होती हैं, तो ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। और 6 को संस्कृत में कहते हैं षड। क्या कहते हैं? षड। तो क्या बन जाए, क्या लिखेंगे इसमें? खाली स्थान में लिखेंगे षड, तो पूरा वाक्य बना षड ऋतवः भवन्ति। अगला है दूसरा खाली स्थान देखेंगे मासः डैश भवन्ति। मास का अर्थ होता है महीने। महीने होते हैं, कितने होते हैं महीने? 12। अब 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश। क्या बोलते हैं 12 को? द्वादश। तो इसका क्या बनेगा? मासः द्वादश भवन्ति। अगला है एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति। एक महीने में अथवा दिन होते हैं। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं या 31 होते हैं। तो इसका मतलब हुआ किसी महीने में 30 दिन होते हैं और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। तो देखिए एकस्मिन् मासे 63 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। आगे देखेंगे फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। फरवरी महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं फरवरी के महीने में सामान्यतः? 28। कितने दिन होते हैं? 28। और 28 को क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति। क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति। तो इस प्रकार से क्या बना ये? फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। अगला है मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में डैश हाथ हैं। तो कितने हाथ हैं शरीर में? 2 हाथ। तो 2 को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? क्या लिखते हैं? द्वौ। क्या बोलते हैं? द्वौ। इस प्रकार से ये पूरा वाक्य क्या बना? मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखिए ये जो आपके हैं ये क्या दी हुई हैं? ध्यातव्यम। ध्यातव्यम का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य। ठीक है, इसमें क्या दी हुई हैं? अपने भारतीय वर्षानुसाराम मासानाम ऋतुनाम च नामानि। भारतीय साल के अनुसार महीने और ऋतुओं के नाम। देखिए हमारे जो भारतीय महीनों के जो नाम होते हैं वे इसमें दिए गए हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे, क्योंकि अपन क्या है, अपनी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हमें जो महीनों के नाम है ना ये भी हमें हिंदी में पता होने चाहिए। और ये जनवरी फरवरी जो है वो क्या है? ये हैं अंग्रेजी के। ठीक है, जिस प्रकार से जब वैसे हमें वो याद होते हैं तो ये भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, हिंदी के महीनों में देखिए सबसे पहले कौन सा आता है? चैत्र। ठीक है, दूसरा होता है वैशाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, चौथा होता है आषाढ़, पांचवा होता है श्रावण, छठा होता है भाद्रपद, सातवां होता है आश्विन और आठवां होता है कार्तिक, नौवां होता है मार्गशीर्ष और 10वां महीना होता है पौष, 11वां होता है माघ और 12वां महीना होता है फाल्गुन। ठीक है, ये तो हुए 12 महीनों के नाम। अब देखिए इसके साथ साथ ऋतुओं के नाम दे रखे हैं। ठीक है, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो देखिए जो चैत्र और वैशाख, ठीक है, चैत्र और वैशाख जो होता है वो उसमें कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु। उसके बाद देखिए ज्येष्ठ आषाढ़ ये 2 महीने होते हैं, इनमें कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। जब हम देखते हैं ना ये जून का महीना जो होता है और जुलाई का होता है, ठीक है, तो उस समय कितनी भयंकर गर्मी होती है। ठीक है, तो इन 2 महीनों को हिंदी में कहेंगे ज्येष्ठ और आषाढ़। तो इस प्रकार से इसके कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। फिर है श्रावण भाद्रपद। ये श्रावण और भाद्रपद का महीना होता है, इस समय कौन सी ऋतु चलती है? वर्षा ऋतु। फिर है
आश्विनः कार्तिकः, इन महीनों में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु का अर्थ होता है कि आश्विन और कार्तिक का महीना होता है, इन महीनों से हल्की हल्की सर्दी का शुभारंभ हो जाता है, आने थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो जाती है, इसलिए इस ऋतु को नाम क्या होता है? शरद ऋतु। आगे होती है मार्गशीर्ष और पौषः, ये 2 महीने होते हैं। इसमें कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु। ठीक है, उसके बाद फिर महीना आता है माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो इन दोनों महीनों में कौन सी ऋतु होती है? शिशिरः। कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सभी महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे और कॉपियाँ भी विद्यालय में लाएंगे चेक करवाने के लिए। और अभी आपके टेस्ट हैं, तो आप ये तीनों लेसन, तीनों पाठ संस्कृत में अपने टेस्ट के लिए याद करेंगे। धन्यवाद।